जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पर न है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और आज का जो सेट नंबर होगा वो होगा 15। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देख सकते हैं, आपका रीजनिंग के साथ है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है GKGS का। ये रहा पहला आपका न्यूमेरिकल के साथ है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं। आप लोग फार्मूला पता है, R बराबर क्या होता है, 5L/A। बोल रहा है कि लंबाई को 9 गुना कर देना है, तो R1 यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर तो रहेगा ही 9L/A। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये R1 बराबर निकलेगा 9/5L/A। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं R। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ R ही लिख सकते हैं। R1 बराबर क्या हो जाएगा 9R। नया प्रतिरोध यहाँ से क्या निकला 9R, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट के बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR। अब नहीं, धारा I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से V/R। V का मान तो दिया है 5 वोल्ट। अब R का मान निकालना। R का मान कैसे निकलेगा, R1 इंटू में R2 बाय R1 प्लस में R2, ये फार्मूला होता है। तो R1 कितना 4 है, R2 भी 4 है, अब प्लस में R1 R2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसको जब कटाएंगे तो यहाँ से निकलेगा 2 ओम, तो रख देंगे 2 ओम, जब भागा देंगे तो ये 2.5 एम्पियर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को हम लोग M से सूचित करते हैं, जो कि V/U होगा। अब तल लेंस है, यहाँ आपका फोकस दूरी भी क्या होगा ऋणात्मक, प्रतिबिंब की भी दूरी ऋणात्मक होगा और वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगा। तीनों यानी V, U और F तीनों ऋणात्मक होगा। तो V का मान कितना दिया हुआ 10 और U का मान दिया हुआ 30। जब इसको कटाएंगे तो 1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सार्वत्रिक सूचक के परीक्षण करने पर 5 विलयनों ABCDE के pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलयनों के लिए H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में pH मान क्या होंगे। इसका pH मान बढ़ते क्रम में बताना है। हम लोग जानते हैं कि जिस विलयन का pH मान जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं pH बराबर क्या होता है 1/log H। अब देखिए, जिसकी H+ आयन की सांद्रता अधिक होगा उसका pH मान क्या होगा, कम होगा। वही तो हम बोल रहे हैं, जिस विलयन का pH मान जितना कम होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। ये अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, अगर इसको घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। बोल रहा है कि विलयनों के आयन की सांद्रता के बढ़ते pH क्रम में pH मान क्या होंगे। तो देखिए, सबसे कम इसका pH मान दिया हुआ है, तो सबसे कम pH मान किसका है, सबसे कम pH मान इसका, सबसे ज्यादा जिसका pH मान होगा उसके H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। सबसे ज्यादा pH मान किसका है 11 है, उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि C पहले आएगा। क्या आएगा, C से बड़ा किसका pH मान होगा, C सबसे कम किसका होगा, इसको बोल रहा बढ़ते क्रम में सबसे कम होगा C का, उसके बाद किसका होगा
उसके बाद 9 है, 11 के बाद क्या है 9, वो होगा ई का, उसके बाद होगा डी का, उसके बाद ए का, उसके बाद बी का। बी का सबसे H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ते क्रम में सबसे अधिक होगा। H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक किसका होगा, होगा जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, उसकी सांद्रता अधिक होगा। इस प्रकार जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न क्या है कि चयनित पारगम झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है, केवल विलायक अणुओं को परंतु विलेय अणुओं को नहीं, केवल विलेय अणुओं को परंतु विलायक अणुओं को नहीं, ना तो विलायक को और ना ही विलेय अणुओं को, विलायक और विलेय दोनों अणुओं को। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल विलायक अणुओं को अंदर जाने देती है लेकिन विलेय अणुओं को नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन या पेप्सिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये क्या, देखो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का विखंडन करता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और ये टाइलिन है, टाइलिन क्या करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का, ये करता है स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन। और जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करती है, तो वसा का पाचन करती है, लाइपेज वसा का पाचन करती है। और एमाइलेज भी वसा का पाचन करती है। इस प्रकार जिसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न क्या है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो इसमें 3 प्रकार के एती होते हैं पादप उत्तक, एक होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसमें जो बोल रहा है कि उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाते हैं, वो बनाते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और यह मृत होते हैं, ये क्या होते हैं, मृत होते हैं। ये पौधे के दृढ़ भागों में सामान्यता मिलता है, जैसे कि अखरोट, नारियल के अंत फल भित्तियों में ये पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न क्या है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, पाइरूवेट या जल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइरूवेट। क्या होगा, पाइरूवेट। और एटीपी को ऊर्जा की करेंसी कहा जाता है, एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी को ऊर्जा की करेंसी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये है, ये आपका मैथ का प्रश्न है, ये सब देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, कि कर्नाटक में, कि गुजरात में। इसमें जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फ्रेंच ओपन 2024 में किस भारतीय जोड़ी ने BWF पुरुष युगल खिताब जीती है, यानी जीता है। किसने जीता है, वो जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किससे है, तो बैडमिंटन किससे है, तो बैडमिंटन से, बैडमिंटन खेल से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके आप सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ क्या है कि दो वस्तुएं μ1 और μ2 वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यहाँ होगा आपका फेंकी जाती है, उनके उनके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h1 और h2 का अनुपात क्या है, अनुपात बताना है, h1 और h2 का अनुपात।
यहाँ से देखिए H1 का जो अनुपात आएगा, H1 का जो मान आएगा μ1 का स्क्वायर बाय 2g, और H2 का जो मान आएगा वो आएगा μ2 का स्क्वायर बाय 2g। और यहाँ से जब H1 और H2 का अनुपात निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका μ1 का स्क्वायर बाय μ2 का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रेशर कुकर, सॉसपैन, प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं, यहाँ पर क्या है तो वस्तुओं को एनोडाइज, यहाँ क्या है एनोडाइज क्यों किया जाता है? उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए, या उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, या उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसको जंग से बचाने के लिए उस पर एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज किया जाता है, यानी कलाई किया जाता है, यानी कि जंग से बचने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 80 सेंटीमीटर दूर की ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, 80 सेंटीमीटर दूर तक ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता बताना है, आवश्यक लेंस की क्षमता। आप लोग क्या इसको जान रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष है 80 सेंटीमीटर तक ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि इसको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, P बराबर 1/f। और यहाँ जो f का मान आएगा वो आएगा नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, तो अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और यहाँ से f का मान तो दिया है 80 सेंटीमीटर, और ये क्या होना चाहिए, f मीटर में होना चाहिए, तभी ये 1/f होगा। अगर ये सेंटीमीटर में हुआ f का मान, क्योंकि f का मान दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसकी क्षमता पूछ रहा है, लेंस की क्षमता, और f दिया हुआ आपका सेंटीमीटर में, तो इसका जो p का मान निकल जाएगा 100/f। f का मान तो दिया है, f का मान कितना दिया है 100/80, और ये किस में आएगा, माइनस में। तो इसको यहाँ से भागा देंगे तो वो आ जाएगा आपका -1.25 डायोप्टर। क्यों? क्योंकि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि उपग्रह किस प्रकार गति करता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के अनुदैर्ध्य बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो जो गति करता है सैटेलाइट यानी उपग्रह, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वह ग्रह करता, मतलब गति करता है। क्या करता है, गति करता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि गामा किरणें की आवृत्ति एक्स किरणों की आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये बताना कि गामा किरण की जो आवृत्ति है एक्स किरण से अधिक है या कम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गामा किरण की आवृत्ति एक्स किरण से अधिक होती है। और ये गामा किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। और गामा किरण की खोज पोल विलार्ड ने की थी। किसने की थी, पोल विलार्ड। किसने की थी, पोल विलार्ड ने की थी गामा किरण की खोज। हम आपको एक बता देते हैं ट्रिक, जो कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनेगा। एक ट्रिक होता है कि गामा एक्स यू वी, गामा एक्स यू वी से इंदौर, आयन से क्या था इंदौर, मिलने एम आई से मिलने गया रानी से, बीच में हम लिखे नहीं है, आप लिख लीजिएगा। गामा एक्स यू वी से इंदौर मिलने गया रानी से। आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, बाकी आपकी आवृत्ति और इफिशियंसी यानी आवृत्ति घटेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, आपकी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और आवृत्ति क्या होगा, कम होगा, आवृत्ति कम होगा। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा, तो वो होगा गामा किरण की सबसे अधिक आवृत्ति। पूछेगा तरंग दैर्ध्य सबसे किसका अधिक होगा, तो वो होगा आपका रेडियो तरंग का, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग का होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व किस बोलना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व किस गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है,
जी का एक संयुक्त फलन है, जी के अनुक्रमानुपाती है या जी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो घनत्व है वह जी के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी। अब पृथ्वी का औसत घनत्व जो कितना है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.51 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी होता है। और पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर होना चाहिए। और जी, जी का मान, छोटी जी का मान जो है, छोटी जी का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान, आकार, घनत्व पर निर्भर नहीं करता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर छोटी जी का मान घटता है। अगला प्रश्न क्या है कि SO2- होगा, SO2-4 में एस यानी यहाँ सल्फर, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब जिसका निकालना है उसका एक्स मानते हैं, प्लस ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीजन संख्या वो होता है -2, और ये 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, बराबर यहाँ जितना ऊपर में पावर दिया रहता है उसको बराबर कर देते हैं -2 के। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2, और ये 4 दुनिया 8 जाएगा, प्लस उधर जाएगा 8 प्लस में, अब यहाँ से माना जाएगा 6 प्लस का 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल ही है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के 50% विखंडन में 1600 वर्ष लगता है, इसके 100% विखंडन में कितना समय लगेगा। इसके 100% विखंडन में किसी रेडियो धर्मी पदार्थ के 100% विखंडन में अनंत समय लगेगा, जो कि इन्फिनाइट ईयर। 100% में लगेगा इन्फिनाइट ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका ये क्या मैथ का प्रश्न है, देख सकते हैं पीडीएफ दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप सेट लगा सकते हैं और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं। वो किए गए हैं आर्टिकल 51 के तहत, आर्टिकल 51 के तहत। अब नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में है, और जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। भाग किस में है, तो भाग 4 में, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो प्रेरणा ली गई है वो ली गई है आयरलैंड की संविधान से। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। इस आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। और आर्टिकल जैसे 15 है, इसमें क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कोचीन में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या अहमदाबाद में। ये जो स्थित है वह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां जाके सेट आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, एस कक्षक की आकृति क्या है, पिरामिडीय, गोलाकार, चतुष्फलकीय या डम्ब डम्ब डम्बलाकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार। एस कक्ष की जो आकृति है वह है गोलाकार, और एक्स कक्ष जो ना अदिशात्मक यानी दिशात्मक नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि संपर्क विधि द्वारा निम्न में किसका उत्पादन किया जाता है, स्टील का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का या अमोनिया का। जो उत्पादन करते हैं वो करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। संपर्क विधि, संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए, और अमोनिया के लिए हैबर विधि, अमोनिया के लिए हैबर विधि का प्रयोग करते हैं, हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। और क्लोरीन के लिए डीकन विधि, क्लोरीन के लिए क्या करते हैं, डीकन विधि, डीकन विधि होता है क्लोरीन के लिए, Cl2 क्लोरीन के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि पाइबंद किसके अति व्यापन से बनता है, पाइबंद किसके अति व्यापन से बनता है, तो वह बनता है पीपी कक्षकों के अक्षों के लंब के रूप में, इसके रूप से बनता है। अगला प्रश्न क्या है कि आर्कियोप्टेरिक्स
किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक योजक कड़ी है? वो है आपका सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी की उत्पत्ति जूरेसिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? तो जूरेसिक जूरेसिक काल में हुई थी, जूरेसिक काल में। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.008 AMU, इतना द्रव्यमान होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। 9.11 10⁻31 में 31 kg, बहुत ही कम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1/836 गुना बराबर होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 10⁻27 kg, ये द्रव्यमान होता है। आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67493 10⁻27 kg। इसमें सबसे अधिक जो द्रव्यमान हुआ हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, जो कि 1.08 AMU है। अगला प्रश्न क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु निम्न में से कौन सा है? राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजोटोबैक्टर या उपयुक्त सभी? इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त द्वारा, फुसफुसिये द्वारा, उत्तकों द्वारा। अधिगमन का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आपका रक्त द्वारा होगा, उसके बाद फुसफुसिये द्वारा, उसके बाद उत्तकों के द्वारा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? हाइपोथैलस में, अग्र मस्तिष्क में, मेड्यूला में या ऑप्टिक लोब में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपोथैलस में। अब मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन जो होता है वो होता है 1200 से 1400 ग्राम। 1200 से 1400 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के चारों ओर एक झिल्ली होती है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे मेनिनजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मेनिनजेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेनिनजेज, मेनिनजेज कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका मैथ का है। इसका PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? सर विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था वो 1784 में किया था। और किसके समय यानी किसके कार्यकाल में किया था? तो वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में किया था। वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में। एक है कि 1780 में, 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं। अस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? कच्छ से, लद्दाख से, सौराष्ट्र से या बुंदेलखंड से? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख से। अगला प्रश्न आपका क्या है ये देख सकते हैं, आपका रीजनिंग का प्रश्न है। PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि दीमकों की आंत्र में सेल्यूलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है? ईस्ट, जीवाणु, प्रोटोजोआ या शैवाल? उसके आंत्र में जो सेल्यूलोज पाचन हेतु जो उपस्थित होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। अब दीमक का प्रमुख आहार क्या है? लकड़ी है। और लकड़ी किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। और दीमक जो है ऑर्थोपोडा संघ का एक जीव है। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से डैश की दूरी पर प्राप्त
होगा। इसका प्रतिबिंब बताना यानी कि भी का मान बताना है। यहाँ है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में आपका फोकस दूरी भी, प्रतिबिंब दूरी भी और वस्तु दूरी भी तीनों का तीनों क्या आता है? नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होता है। आप लोग जानते हैं कि वस्तु की आवर्धन बराबर क्या आता है? आवर्धन बराबर यानी कि m बराबर होता है v बाय यू। आवर्धन यानी क्या आता है? वस्तु की ऊंचाई। नहीं, ये क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच आई मतलब क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच ओ यानी वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या होता है? v बाय यू। अब मान रख दीजिए। H1 का मान कितना दिया है? H1 एच आई मतलब क्या था? प्रतिबिंब। 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, 8/12, क्योंकि वस्तु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, बराबर v बाय यू के यू होगा माइनस में। अब यहाँ v का मान कितना दिया हुआ है? v का मान यहाँ पर यह दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यू का मान दिया 15 सेंटीमीटर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो वो क्या करेंगे? आपका 8/12 बराबर v बाय माइनस में 15। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कटाएंगे 5 बार और यहाँ से भी का माना जाएगा कितना? -10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव किस प्रकार की होगी? धारा की दिशा के समांतर, परस्पर प्रतिच्छेदी करती हुई, धारा की दिशा के लंबवत या चालक की लंबाई के समानांतर। वो होगा धारा की दिशा के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि घने फिलिंट कांच और पानी का अपवर्तनांक क्रमशः दिया है। यानी घने फिलंट कांच ग्लास का जो अपवर्तनांक दिया है 1.66 और पानी का अपवर्तनांक दिया है 1.33। प्रकाश की किरण घने फिलंट कांच से पानी में जाती है, यानी कि अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो घने फिलंट कांच के संबंध में पानी का अपवर्तनांक डैश है और किरण जल में सामान्य से डैश झुकेगी, सामान्य से दूर नहीं जाएगी, सामान्य से और यानी की ओर नहीं जाएगी, हो जाएगी दूर, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो वह अभिलंब से दूर भागती है, तो दूर वाला आंसर होगा। तो ये दोनों आपका आंसर नहीं होगा। अब निकालेंगे अपवर्तनांक। घने फिलंट कांच के संबंध में बताना है पानी का अपवर्तनांक। तो घने फिलंट कांच नीचे हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक 1.65 दिया है, और सामान्य यानी जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33। इसको जब भाग देंगे तो वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी 0.81। अगला प्रश्न क्या है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? उच्च तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के फैलाव के कारण, उच्च तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के फैलाव के कारण, या कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन पर कुछ और आधारित घटनाएं देख लेते हैं, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई दिया, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, खतरनाक संकेत लाल रंग के बने होते हैं जिसके कारण सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका न्यूमेरिकल का है कि 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उसमें ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊर्जा का मान जाता आई बराबर क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर बाय आर टी। आई का मान कितना दिया है? 5, 5 गुना 5 करेंगे। आर का मान दिया है 10 और टी का मान दिया 5 मिनट। इसको सेकंड बदलेंगे 60 से गुना करेंगे। जब सबको हल करिएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष नाइट्रोजन अणु बनाने में भाग लेगा? वो एम एल एन या के, वो क्या लेगा? नाइट्रोजन का कितना परमाणु संख्या? 7 होगा आपका, 2 और 5 भाग लेगा, यही ना। ये होता है के और ये होता है एल, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास किस आधार पर किया गया था? प्राकृतिक उपस्थिति के आधार पर, या प्रचुरता के आधार पर, उनके गुण में भिन्नता के आधार पर, या प्रयोगशाला में संश्लेषण के आधार पर? वो किया गया था उनके गुण में भिन्नता के आधार पर। सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का जो प्रयास सबसे पहले किया गया था वो किया गया था डोबेराइनर के द्वारा, जिन्होंने त्रिक नियम दिया था। उसके बाद आया न्यूलैंड साहब, जिसने अष्टक नियम दिया।
उसके बाद आए मेंडलीव साहब, जिन्होंने परमाणु भार के आधार पर उनको बांटा। उसके बाद आए लोथर मेयर जिसने परमाणु आयतन के आधार पर बांटा। उसके बाद आए मोसले साहब, इसने परमाणु संख्या के आधार पर बांटा। उसके बाद आए बोर बरी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है मोसले, यानी परमाणु संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया, इट्स इट्स काज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो जंजीर का किला ही मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। जबकि ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश में, और असीरगढ़ का किला भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका कहाँ है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है जीके जीएस का। ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये सब आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ रहा, इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम में, क्या अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में है? सबसे ज्यादा किसकी होती है अभिक्रियाशीलता? ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम का, उसके बाद किसका होगा? एल्युमिनियम का, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद पारा का। धातु की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो होती है पोटेशियम की, और जो सबसे कम होती है वो होती है सोना की, यानी Au। सबसे अधिक पोटेशियम का, सबसे कम सोना का। अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इनमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में जिंक मिलाएंगे, Zn, जिंक मिलाएंगे तो कौन सी गैस बनेगा? तो ये बनेगा आपका ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। H अगर यहाँ दो है तो यहाँ दो लगा देंगे, तो समीकरण भी संतुलित हो गया, और कौन सी गैस निकला? हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है, और X के पुनः क्रिस्टलन के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है। क्रमशः X और Y का चयन कीजिए कि X और Y क्या बनेगा। X और Y जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। X जो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और Y जो बनेगा धोवन सोडा बनेगा, धोवन सोडा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न तत्वों में से अर्ध अधातु का सही युग्म का चयन कीजिए। अर्ध अधातु का कहने का मतलब है कि उपधातु का सही चयन करना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। 7 उपधातु है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम और पोलेनियम। अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन सा पदार्थ बनते हैं? बेकिंग पाउडर को जब गर्म करेंगे तो इनमें कौन सा पदार्थ बनेगा? तो वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जैसे देख लेते हैं कि NaHCO3 ये क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया। इसको जब गर्म करेंगे तो वो बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस Na2CO3, और जल भी बनेगा H2O। यहाँ करेंगे आपका गर्म, रिएक्शन देंगे गर्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना। पहला बोल रहा है कि प्रत्येक विरियक में बड़ी संख्या में न्यूरॉन, जबकि विरियक में न्यूरॉन तो होता ही नहीं, न्यूरॉन नहीं होता ना, इसमें नेफ्रॉन होता है नामक निस्यंदन इकाई मौजूद होती है, जो साथ ही बंधी हुई होती है, जो कि ये यहाँ गलत है। यही ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक विरियक में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नहीं होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, जो कि यही गलत है। बाकी ऑप्शन सही है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक विरियक युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। अगला इसमें क्या है सामान्यता, एक स्वस्थ वयस्क के विरियकों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक उदर में
रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है, ये भी सही है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में बताना कि कौन सा कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, उसके बारे में बताना है। इसका जो पहला ऑप्शन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषित से संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये कथन गलत है। अगला कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये भी कथन सही है। इसमें पूछ ही रहा था कौन सा कथन गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर आप इसमें देख लेते हैं कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है क्या होता है, वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से लेंगे जल, रिएक्शन करने के बाद बनेगा क्या बनेगा ग्लूकोज C6H12O6, फिर क्या बनेगा ऑक्सीजन बनेगा, फिर जल। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, अगर यहाँ 6 लगा दें और यहाँ 12 लगा दें और यहाँ भी क्या लगा दें 6 और यहाँ भी 6, तब ये समीकरण क्या आ गया संतुलित। तो ये आपका जो रिएक्शन है यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। अगला प्रश्न इसमें क्या है ये देख सकते हैं कि जब हम श्वसन के दौरान उच्छ्वासन करते हैं तो क्या होता है, तो अतः फेफड़े में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, PDF टेलीग्राम पर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। शेल्टर बेल्ट, समोच्च जुताई, कृषि वानिकी, पट्टीदार खेती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट क्या होता है, तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर पेड़ को लगाया जाता है तो उसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं। और मृदा अपर्दन को मृदा की रेगती मृत्यु भी कहा जाता है। और मृदा जीव केंचुआ को किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, पृथ्वी का आंत और मृदा उर्वरता का बैरोमीटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताएं। तो वो है आपका निर्मला सीतारमन। क्या है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी है और वर्तमान में ये वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले की मंत्री है। और इंदिरा गांधी वित्त मंत्री की भार रखने वाली प्रथम महिला थी। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। इसमें फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया, ये आप लोग देख सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ के सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।